नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग रिवीजन करते हैं इंडियन ज्योग्राफी 10th क्लास एनसीईआरटी। आज 10th क्लास का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो है अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 जल संसाधन। क्या है? जल संसाधन। तो आज हम देखते हैं, यह हमारा धरातल है और धरातल पे एक सवाल पूछता है कि कितना प्रतिशत जल से ढका हुआ है। तो हमारे धरातल पे तीन चौथाई जो जल है ये क्या जल से ढका हुआ है। आज देखिएगा यहाँ पे एक सवाल करता है कि पृथ्वी है 29% क्या है स्थल है और जबकि 71% क्या है जल है। इसी को 71% लिख के 3/4 जल लिखा एनसीईआरटी। इसके बाद देखते हैं कि सवाल पूछता है कि जल क्या है। तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है। जल क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। एक और सवाल पूछता है कि जो हमारा महासागर है उसमें क्या है लवणीय जल है, यानी कि नमकीन या खारा पानी के रूप में उसमें पाया जाता है, नमक की मात्रा उसमें ज़्यादा है। लेकिन एक सवाल एनसीईआरटी में बना है कि अलवणीय का अनुपात बहुत कम है, यानी कि अलवणीय का मतलब जिसमें नमक की मात्रा ना हो वह मानव उसका प्रयोग करता है, पीता है, यानी कि पीने योग्य। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि अलवणीय का अनुपात कम है, लेकिन कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये सतही अफवाह से प्राप्त होता है। अफवाह का मतलब होता है नदियों से। अलवणीय किससे प्राप्त होता है? पहला सतही अफवाह से, दूसरा जो है भौम जल स्रोत से, यानी कि दो स्तर से अलवणीय जल प्राप्त होता है। इसके बाद देखिएगा कि ये बनता कैसे है। नवीकरणीय जो है प्लस जो जल चक्र द्वारा बनता कैसे है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये महासागर है। ये जल लिखा हुआ है, महासागर है। अब महासागर यहाँ पे सूर्य है। क्या है? सूर्य। और सूर्य के प्रकाश जब जल पे पड़ता है, जल पे, तो जल क्या होता है? गर्म हो जाता है और गर्म होकर ये वाष्पीकरण होने लगता है। और जब वाष्पीकरण होता है तो ऊपर जाके संघनन के रूप में क्या संघनन होकर एक बादल बनता है। क्या? बादल का रूप ले लेता है। और वही जब बादल में वर्षा का रूप लेता है तो यानी कि जब पछिया हवा या पूर्वैया यानी कि ठंडा और गर्म हवाएं चलती है तो पर्वत से टकराने के बाद यहाँ पर्वत के पास वर्षा होता है। क्या होता है? वर्षा। यहाँ पे क्या होता है? ये वर्षा हो रहा है। अब वर्षा जब होता है तो यही पर्वत पे घाटी के रूप में जल नीचे आके महासागर में गिरता है। और जब महासागर में गिरता है तो घाटियों में आता है, तो यही पृथ्वी से संपर्क में आता है। तो इसी पृथ्वी से नमक की मात्रा उसमें मिल जाता है, इसलिए महासागर नमकीन है। लेकिन यहीं पे चट्टान है, एक अवसादी चट्टान, तो वही मिट्टी में जब चला जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? भौम जल, यानी कि कुछ मिट्टियाँ में चला जाता है। वही मिट्टियाँ अवसादी चट्टान में हम चापाकल या मोटर द्वारा पानी निकालते हैं पीने के लिए, उसी को कहा जाता है भौम जल। आगे देखते हैं कि पृथ्वी पे ये क्या है? पृथ्वी या सतह 29% क्या है? स्थल है, यानी कि भूमि है। अब 29% को हम 100% मान के चलते हैं, जिसमें से 30% क्या है? 30% स्थल पे 90% मानव रहता है। कितना? 90%। यानी कि सोचा जाए यहाँ पे कि 30% जिस पे 90% मानव रहता है, इसका मतलब ये मैदानी भाग है। और जबकि 100 में से जो 70% है, इसमें से केवल 10% मानव रहता है। इसका मतलब ये पर्वत पठार और पहाड़ी इलाका है।
तो पहाड़ी या पर्वत पठार पे 10% मानव रहता है, जबकि यहाँ पे मैदानी भाग में 90% मानव रहता है। यहाँ पे एक एनसीईआरटी का दिया हुआ है कि पर्वत कितना प्रतिशत है पूरा विश्व में, तो 30%, जबकि पठार कितना है 27%, और मैदान पूरा विश्व में अगर निकाल के देखा जाए तो कितना है 43%। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा कि और परसेंटेज में निकाल के देखे हैं कि महासागर, इसको मान लीजिए 71% जल है, लेकिन लिखा हुआ है 3/4। इसका मतलब 71 को हम 100 मान लेते हैं। क्या मानते हैं 100, और 100 में से 2 भाग में बांटते हैं। इसका मतलब कि महासागरीय है कितना है, तो महासागरीय में जो लवण की मात्रा है, यानी कि महासागरीय जल है 97.3%। ये क्या है, महासागरीय जो है लवण की मात्रा ये है। इसका मतलब महासागरीय जल है जो मानव उपयोग नहीं कर सकता है। लेकिन यही जो 100 को मैंने माना था, तो 97.3 को घटाते हैं तो बचता है 2.7। इसका मतलब ये अलवणीय जल है। कितना 2.7 अलवणीय जल है। उसमें से भी 70% जल वर्षा द्वारा संगठन होता है, और उसमें में से भी 2.7 में से मात्र 1% हम क्या करते हैं, मानव इसका यूज करता है, पानी पीने में प्रयोग करता है। इसलिए हमें पानी सुरक्षित करना चाहिए, पानी को सेविंग करना चाहिए, अधिक बर्बादी नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं कि कुछ हमने क्वेश्चन बनाया है। तो यहाँ पे देखिए धरातल पर कितना चौथाई जल है, कितना चौथाई लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तिहाई, 1/3 लिखा है, लेकिन यहाँ पे चौथाई होगा, और यहाँ पे चौथाई होगा, यानी 1/4, 2/4, 3/4। तो कितना आंसर सी, 3/4 पृथ्वी पे जल है। इसके बाद देख लीजिएगा अलवणीय जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से, तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 जगह से होता है, जबकि एक सतही अफवाहों से और दूसरा भौम जल स्रोत से, लेकिन महासागरों से नहीं। इसलिए ए भी सही होगा, सी भी सही होगा, आंसर डी। इसको फिर से ऊपर देखते हैं तो क्लियर होगा कि देखिए अलवणीय अनुपात कम है, कहाँ से प्राप्त होता है, तो 2 को दिया है, सतह अफवाह से और भौम जल से। इसके अलावा एनसीईआरटी नहीं लिखा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ सेट किया हूँ कि कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा 1 से अधिक। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन है कि जल संसाधन निम्नलिखित में से क्या है, अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है या परंपरागत है। यानी देखिए अनवीकरणीय को दूसरा भाषा में लिख दिया परंपरागत, तो दोनों एक ही है, तो ये होगा अनवीकरणीय नहीं है, जबकि क्या है नवीकरणीय है। जबकि अभी मैंने यहाँ जस्ट देखा हूँ कि क्या है, यहाँ पे ये जल नवीकरणीय है। तो इस प्रकार से आप सारा क्वेश्चन बना के आप देख सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि अलवणीय जल कितना प्रतिशत है, अलवणीय प्रतिशत कितना है, जबकि महासागर में कितना 97.3% क्या है, महासागर में लवणीय जल है। तो यहाँ पे लिखा अलवणीय जल कितना प्रतिशत है, जबकि 2.7। ये कन्फ्यूज करने के लिए 2.6 दे दिया है, 2.8 दे दिया है, लेकिन आंसर क्या हो गया 2.7, आंसर बी। इसके बाद देखिएगा कि महासागर में कितना प्रतिशत लवणीय है। अभी जस्ट क्वेश्चन बताए थे, तो ऑप्शन दिया है चॉइस ए में 96.3 जो कि नहीं है, 97.3 जो कि सही है, 98.3 ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद देखिएगा सिंचाई क्या है, सिंचाई। तो सिंचाई में देखिएगा अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसका, अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जल संसाधन का अतिशोधन करके ही सिंचाई करते हैं। अगर मान लीजिए मुझे खेत पटाना है, अब मोटर चालू करेंगे तो वह मोटर पानी जो देता है जो पीने योग्य है
उसी को कहता है अति शोषण करके ही सिंचाई यानी कि संचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, यानी कृषि किया जा सकता है। और सिंचाई के लिए शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। अब देखिएगा कहीं कहीं मूंग बुनाता है जो गर्मी के मौसम बुनाता है, तो जब तक पानी नहीं मिलेगा तो पटवन नहीं होगा। तो इसलिए कहता है कि शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। इसका मतलब गर्मी में भी नल मोटर से पानी निकाल के खेती किया जा सकता है, लेकिन पानी के हर्ष होगा किसका, पीने योग्य पानी को। इसलिए इसको बताया गया है कि उत्पादन के लिए सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। अब कहता है यहाँ पे एक देखिएगा कि क्वेश्चन पूछा टीआरई में पूछा कि भारत में पानी का सबसे अधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। यानी कि भारत में पानी का सबसे अधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। घरेलू के लिए नहीं, उद्योग के लिए नहीं, सिंचाई के लिए सही। यानी कि सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए। डी में है एक से अधिक और ई में है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा सी। यहाँ पे देखिएगा कि संचित में होता है सिंचाई, संचित में सिंचाई, सिंचाई कृषि में सबसे ज़्यादा जल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। मैंने यहाँ पे पॉइंट में ऐड कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि एक प्रश्न पूछा है या बनाया गया है कि ऐसी भविष्यवाणी क्यों किया जा रहा है, क्यों की जा रही है, कि एनसीईआरटी का वर्ड लिखा हुआ है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों किया जा रही है कि 20 करोड़ लोग जल से नितांत की कमी झेलेंगे। कब? ऑप्शन दिया है कब, 2025 में, 26 में, 27 में। तो एनसीईआरटी देखिएगा 10th क्लास के न्यू बुक एनसीईआरटी, तो ऑप्शन दिया है 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत की कमी झेलेंगे। इसके बाद देखिएगा कि जल की खराब गुणवत्ता यानी दुर्बलता, मान लिया जाए कि पूरा जल है, कितना जल से भरा हुआ है, लेकिन इसका गुणवत्ता खराब है, पीने योग्य नहीं है, तो उस पर एक मैंने क्वेश्चन सेट किया हूँ कि विचार करें जहाँ की लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है। विचार करें जहाँ के लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल की संसाधन है, काफ़ी जल है, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्बलता यानी कमी है, क्यों? ये सवाल पूछने लायक बनता है। तो देखिए जल की स्वच्छ गुणवत्ता के, जहाँ पे जल की स्वच्छ रहेगा, यहाँ पे जल की स्वच्छ माने गुणवत्ता अधिक अच्छा रहेगा, तो वहाँ पे कमी दिक्कत आएगा नहीं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बी है जल की खराब गुणवत्ता के लिए, बी में है जल की खराब गुणवत्ता के लिए, ये आंसर होगा। जब जहाँ पे खराब गुणवत्ता रहेगा तो वहाँ पे जितना भी पानी रहेगा जल की संकट होगा। सी में है जल कम होने के कारण, तो नहीं, इसका आंसर बी होगा। इसका मतलब जल तो अधिक है लेकिन क्या है, गुणवत्ता खराब है, इसलिए मैंने क्वेश्चन सेट किया हूँ। इसके बाद देखिएगा जल अधिक, यहाँ पे है जल अधिक रहने के बावजूद भी मानव उपयोग के लिए खतरा है। क्या है? खतरा है। जल अधिक रहने के बावजूद भी मानव उपयोग के लिए खतरा है, क्यों? कारण क्या है? सवाल ऐसे पूछता है, ऐसे बनता है, तो पहले कारण देखिए। कारण है कि घरेलू उपयोग हम करते हैं तो उसमें क्या कचरा पानी उनी मिला के सब गिराते हैं, जिससे पानी बर्बाद होता है। घरेलू उपयोग के लिए औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ से, रसायनों से, कीटनाशकों से और कृषि में प्रयुक्त उर्वरक द्वारा प्रदूषित है। यानी कि सवाल पहला है कि जल अधिक रहने के बावजूद भी मानव उपयोग के लिए खतरा है, तो खतरा क्यों नहीं होगा? पहले कारण देखिए। तो कारण क्या है कि आप घरेलू जो सामान जो पानी बर्बाद करते हैं, कचरा करते हैं, उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ जो फैक्ट्री में जो पानी निकलती हैं, गंदी पानियाँ, वो अपशिष्ट, वो भी नहीं प्रयोग कर सकते हैं। रसायन जो प्रयोग रहता है वो भी हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कीटनाशक जो प्रयोग करते हैं वो भी पानी हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कृषि में प्रयुक्त उर्वरक द्वारा प्रदूषित, जितना है सबसे प्रदूषित जल को
रहने के कारण मानव के लिए खतरा है। अब इसमें मैंने क्वेश्चन सेट किया हूँ कि जल अधिक रहने के बावजूद भी मानव उपयोग के लिए खतरा है, कारण क्या? चॉइस दिया हूँ। औद्योगिक अपशिष्ट के कारण सही है, रसायनों द्वारा सही है, सी में है कीटनाशक द्वारा सही है। तो इसका आंसर होगा, क्या हो जाएगा? एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ऑप्शन सामने है। उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्र भारत, यानी कि स्वतंत्र भारत के बाद स्वतंत्रता के बाद भारत में, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण हुआ, माने काफ़ी तेजी से औद्योगिकरण यानी कि उद्योग होना शुरू हुआ, पहला में। दूसरा में क्या हुआ? शहरीकरण हुआ। और तीसरा में विकास के अवसर प्राप्त हुए। तो अगर औद्योगिकरण होगा, शहरीकरण होगा तो विकास तो होगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण, शहरीकरण हुआ, जिससे क्या हुआ? विकास के अवसर मिले, प्राप्त हुए। लेकिन यहाँ पे सवाल ऐसा क्यों हो रहा है कि ये हमारा पे एमएनसी कंपनियाँ हैं। क्या है कंपनियाँ? ये सब चूल्हा वगैरह है, ये औद्योगिकरण हो रहा है। तो जब एमएनसी कंपनी बैठेगा, बहुदेशीय कंपनियाँ आएंगे, तो पहला है अधिक जल चाहिए उसके लिए। कंपनी जब बैठेगा अधिक जल चाहिए और उसे ऊर्जा भी अधिक चाहिए। तो पहला अधिक जल चाहिए और ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा मिलेगा कहाँ से? तो ऊर्जा पूर्ति करने के लिए जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। किसका? जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसीलिए जल से भारत में 22% विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ये पूछा हुआ टीआरई में है कि जल से कितना प्रतिशत भारत में विद्युत उत्पन्न करते हैं? तो 22%। देखिएगा, अब ये एमएनसी कंपनी का अलवनीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। जब एमएनसी कंपनियां जब आएगा तो अलवनीय जो जल हम पीने योग्य है वो संसाधनों पर क्या होगा? दबाव बढ़ रहा है, यानी खतरा में बढ़ रहा है। क्या है? खतरा में। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, मैंने सेट किया हूँ, टीआरई में दिया हुआ है कि भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? कितना प्रतिशत? तो चॉइस ए, एकदम टीआरई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 32%, 36 और 22%। तो 32 नहीं है और नहीं 36% है, तो कितना है? 22%। डी है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर सी होगा। एक देखिएगा, पूछेगा कभी कभी फ्यूचर में पूछ सकता है क्वेश्चन कि भूमिगत जल कितना है? तो 0.68%, यानी कि 0.68% क्या है? इतना भूमिगत जल है। जबकि वायुमंडल में कितना है? तो 0.0019 ये वायुमंडल में जल है। जबकि नदियों में कितना है? तो 0.0001 और बर्फ छत्र कितना है? तो 0.2 ये क्या है? जल है। अब यहाँ पे देखिएगा, भारत सरकार ने क्या किया है? जल जीवन मिशन के तहत, JJM जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए प्रत्येक परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति को पाइपलाइन द्वारा पानी मिलेगा। ये भारत सरकार ने कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना? प्रत्येक व्यक्ति को प्रति लीटर कितना? 55 लीटर मिलेगा पानी। किसके द्वारा? पाइपलाइन द्वारा। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने बना दिया, ये क्या है? नल, ये कोई फैक्ट्री अति पानी है, टंकी, और यहाँ से आएगा कहाँ? एक मानव के पास ये पाइपलाइन है और ये जल है। क्या जल है? ये पाइपलाइन है। अब मानव को मिल रहा है 55 लीटर पानी। अब कौन सा मानव को? तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के तहत अब मैंने यहाँ पे एक प्रश्न सेट किया हूँ कि देखिएगा कि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन JJM की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की
जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कितना लीटर पानी की आपूर्ति करेगी। तो चॉइस में दिए हैं 50 लीटर जो कि नहीं, बी में दिए हैं 55 जो कि सही, सी में दिए हैं 60 जो कि गलत, तो इस और डी में है 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा 55 लीटर। ये सवाल बनता है। इसके बाद देखिएगा कि प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ, यह प्राचीन भारत में क्या, प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ। तो यहाँ इसको पहले समझिएगा कि जलीय कृतियाँ का मतलब होता है कि यहाँ पे एक गंगा है, क्या गंगा, और गंगा नदी की बाढ़ की जल को संरक्षित करने के लिए, गंगा नदी के बाढ़ जल के संरक्षित करने के लिए जल संग्रह तंत्र बनाया गया। क्या बनाया गया? जल संग्रह तंत्र। फिर से देखिएगा, ये गंगा है और गंगा नदी में बाढ़ जब अधिक आता है तो बाढ़ जल को संरक्षित मैंने सुरक्षा करने के जमा करने के लिए जल संग्रह तंत्र बनाया गया। जैसे उदाहरण देखिएगा, बांध बनाया गया, तालाब बनाया गया, झील बनाया गया। ये कहता है कि अधिक बाढ़ आ जाएगा तो हम बांध द्वारा उसको रोक लेंगे, तालाब द्वारा उसमें क्या करेंगे, सुरक्षा जमा करेंगे, या झील द्वारा। इसका उद्देश्य था सिंचाई के लिए। इसका मतलब है गंगा नदी में बाढ़ आ जाएगा, पानी जमा नहीं कर पाएंगे तो हमारा सिंचाई नहीं हो पाएगा, इसलिए इसने तालाब, बांध और झील बनाया। उदाहरण के लिए देखिएगा, उदाहरण दिया हुआ है कि इलाहाबाद, यहाँ पे गंगा है तो इलाहाबाद के नज़दीक है सिरिंगवेरा में। एनसीईआरटी में पूछा हुआ है कि इलाहाबाद के नज़दीक में सिरिंगवेरा में उत्कृष्ट जल संग्रह तंत्र बनाया गया, यानी कि कहाँ, सिरिंगवेरा में उत्कृष्ट जल संग्रह तंत्र बनाया गया। और एक देखिएगा आगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, अब देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि सिंचाई तंत्र निर्माण करवाया। इसका मतलब कि जहाँ हम जल जमा करेंगे और सिंचाई का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ये चंद्रगुप्त मौर्य का समय है। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है भोपाल, यानी कि यह है क्या, भोपाल में भी बनाया था 11वीं शताब्दी में। लेकिन उसमें सबसे पहले जो पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, उड़ीसा है, कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में, कलिंग में एक तालाब बनाया था, यानी कि सिंचाई तंत्र के लिए क्या बनाया था, कलिंग में तालाब बनाया था, या तो क्या बांध बनाया था पानी सुरक्षित करने के लिए। तो कलिंग में कहाँ, उड़ीसा में सबसे पहले। दूसरा में देखिएगा कि आंध्र प्रदेश में, क्या आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन कोंडा में उन्होंने क्या किया था, क्या बनाया था, जल संग्रह के लिए बनाया था। किसके लिए, जल संग्रह के लिए। इसके बाद महाराष्ट्र में भी क्या किया था, बांध बनाया था कोल्हापुर में। महाराष्ट्र की एक जगह है कोल्हापुर, वहाँ पे भी बांध या तालाब बनाया था, यानी सिंचाई के लिए तंत्र बनाया था। एक कर्नाटक में है, कर्नाटक के है बेनूर जगह, वहाँ पर भी बांध और तालाब बनाया था। ये किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये टीआरई में पूछा हुआ है कि बेनूर किस राज्य से संबंधित है, तो क्या है, कर्नाटक से। एक और देखिएगा क्वेश्चन है कि बेनूर जहाँ अत्यधिक सिंचाई कार्यों के साथ साक्ष्य मिले हैं, ये कहाँ है। तो ये चॉइस ऑप्शन मैंने क्वेश्चन दे दिया है, पहला कर्नाटक में, बी में महाराष्ट्र, सी में उड़ीसा। तो अभी आप देखें हैं कर्नाटक में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद थोड़ा देखिएगा, इसके बाद देखिएगा कि मैंने यहाँ पे ऐड किया हूँ कि 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने भी तालाब बनाया था दिल्ली में। और दिल्ली में श्री फोर्ट के पास, श्री फोर्ट है, क्षेत्र है जहाँ
जल सफलता के लिए, जल संग्रह के लिए क्या हौज बनाया था। क्या बनाया था? हौज, जिसे हम क्या कहते हैं? हौज या खास के नाम से जानते हैं। यानी कि कौन? इल्तुतमिश ने भी। सोचिए कि 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में तालाब बनवाया था। कहाँ पे? किस क्षेत्र में? सिरी फोर्ट क्षेत्र में, जिसको हम हौज खास के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिएगा कि बांध क्या है। क्या है? बांध क्या है? तो बांध क्या है? तो बांधों को हम बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। कहीं कहीं पूछ देगा बांध क्या है, तो बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। एक पूछता है कि परंपरागत बांध, तो नदियों प्लस वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेती की सिंचाई की जाती है। कहीं सवाल पूछ दे कि परंपरागत बांध क्या है, तो नदियों और वर्षा जलों को, नदियों के पानी या वर्षा जलों को इकट्ठा करके बाद में, उसके बाद में खेती की सिंचाई की जाती है। इसी को हम कहते हैं परंपरागत बांध। देख लीजिए क्या है? नदी। क्या है? नदी। और नदी क्या है? नदी में क्या चलता है? ये देखते हैं कि ये बांध बना दिया, नदी के बाद यहाँ बांध बना दिया। अब नदी के बाद जब बांध बनाए तो इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो जब नदी में जब बांध बना गया तो नाव चलने लगा, वहाँ के लोग नाव चलाना सीख गए, कुछ मनोरंजन करने लगे। बांध नियंत्रण के काम में आ गया बाढ़ नियंत्रण, यानी कि पानी जब ज़्यादा हो गया तो बाढ़ को नियंत्रण किया जाने लगा। किससे? बांध के उद्देश्य से, बांध बांधने से। और जल आपूर्ति के लिए क्या हो जाएगा? जल आपूर्ति के लिए भी हो गया। मान ली कहीं सिंचाई करना तो बांध के एक पैन निकाल दिए, ऐसे पैन निकाल दिए और यहाँ से ला के दूसरे खेतों में पटा दिए। बांध का उद्देश्य क्या था? तो घरेलू उद्योग के लिए या मछली पालन। ये पूछता है कि बांध का उद्देश्य क्या था। तो बांध के उद्देश्य जो था क्या? घरेलू उद्योग के लिए, यानी कि मछली पालन। कहीं पूछे घरेलू उद्योग के क्या था? मछली पालन। और बांध में यहाँ पे टरबाइन लगा दिया था। ये क्या? टरबाइन लगा हुआ है। और टरबाइन द्वारा यहाँ से क्या हुआ? टरबाइन द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसलिए पूछता है कि भारत में जल विद्युत से 22% विद्युत उत्पन्न करते हैं। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं कि बांध का उद्देश्य क्या है और ये उदाहरण क्या है, सॉरी बांध के उदाहरण क्या है। तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ बांध, कौन कौन से बांधा हुआ है, भी आई है। तो यहाँ पे एक देखिएगा, यहाँ पे एक सतलज नदी है। ये क्या? सतलज। और सतलज के पास एक यहाँ से ब्यास नदी आके मिलती है। कहाँ? कपूरथला के पास। एक कपूरथला के पास आके मिलती है और यहाँ पे एक बांध बनाया गया है, भाखड़ा नागल परियोजना। कहाँ पे? ब्यास और सतलज के मिलने के जहाँ, ये मान लीजिए देखिएगा, फिर से देखिएगा, ये जो है क्या? सतलज नदी है और सतलज में ब्यास नदी आके यहाँ मिल गया, तो यहाँ पे क्या बना गया? बांध। तो इसको बोला गया बेसिन। कौन सा बेसिन? सतलज ब्यास बेसिन। और यहीं पे एक बांध बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं भाखड़ नागला परियोजना। ये बहुत भिवियाई है। अब इसे कहता है जल विद्युत उत्पादन किया जाता है और सिंचाई के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। इसका मतलब यहाँ बांध से, किससे बांध से? इस बांध से जल विद्युत और सिंचाई के दोनों काम करते हैं। इसका मतलब आगे देखते हैं कि यहाँ पे है एक एमपी में है मैकाल पर्वत, मध्य प्रदेश में क्या है? मैकाल पर्वत। और इसका ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन, महानदी। नर्मदा नदी यहाँ पे भी एक क्या? मान सरोवर बांध बनाया हुआ है, लेकिन इसका चर्चा यहाँ पे नहीं किया है। यहाँ पे किया हुआ है कि महानदी पे हीराकुंड बांध बना हुआ है। कौन सा? हीराकुंड। और इसे क्या है? जल का संरक्षण करते हैं और बाढ़ का भी नियंत्रण करते हैं। ये किस नदी पे है? हीराकुंड किस नदी पे है? महानदी पे है। किस पे? महानदी पे। एक बार फिर से देखिएगा कि बांध का उदाहरण क्या है। तो सतलज नदी पे यहाँ पे बांध बना हुआ है, भाखड़ा नागल परियोजना। और इसी से जल विद्युत को प्रयोग करते हैं और सिंचाई, यानी कि दोनों का काम करते हैं। एक यहाँ पे दिया हुआ है
मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, अमरकंटक से एक नदी निकलती है नर्मदा, और नर्मदा नदी है जिसपे एक बांध है सरदार सरोवर बांध। और यहाँ से जो अमरकंटक से और नदी निकलती है महानदी, और महानदी पे एक बांध बना हुआ है हीराकुंड बांध, जो जल संरक्षण का काम करता है और बाढ़ नियंत्रण का भी काम करता है। आगे देखते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना, जो बहुउद्देशीय परियोजना है इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहे थे, इस बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहे थे। किसने कहा था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहे थे। अब देखिएगा इनका परियोजना से क्या क्या विकास होगा। बहुउद्देशीय परियोजना से तो इससे कृषि होगा, क्या होगा? कृषि होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा, औद्योगिकरण होगा, और नगरीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा। कहीं ऑप्शन में दे दे कि बहुउद्देशीय, क्या बहुउद्देशीय जो है परियोजना से क्या विकास होगा, तो पहला कृषि का विकास होगा, दूसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा, तीसरा औद्योगिकरण होगा, चौथा नगरीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा। और आगे देखते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना के लिए आंदोलन। अब कह रहा कि बहुउद्देशीय परियोजना के लिए आंदोलन भी हुआ। क्या हुआ? आंदोलन। तो सबसे पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये पूछता है कि बहुउद्देशीय परियोजना के लिए आंदोलन हुआ, जो पहला क्या हुआ? नर्मदा बचाओ आंदोलन, और दूसरा जो हुआ टिहरी बांध आंदोलन। अब देखिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये अमरकंटक से एक नदी निकलती है नर्मदा नदी, और यहाँ पे एक बांध है सरदार सरोवर बांध। तो इसी नर्मदा बचाओ, इसी को कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में बहुत पानी देता है, इसलिए कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये भागीरथी से एक नदी निकलती है, भागीरथी से के नदी पर ही एक बांध बनाया है टिहरी बांध, ये दूसरा है। इसके बाद देखिएगा कि यह है कौन सा? महाराष्ट्र। इसका मतलब कि नर्मदा नदी जो है 4 राज्यों में पानी देता है। कहाँ कहाँ? ये नर्मदा नदी कहाँ कहाँ? 4 राज्यों में। पहला जो है महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात, और चौथा राजस्थान। इसका मतलब कि अगर नर्मदा बचाओ आंदोलन नहीं होता तो 4 राज्यों में पानी नहीं मिलता। अब कहाँ देखिएगा, पहला कौन सा है? महाराष्ट्र में पानी नहीं मिलता, मध्य प्रदेश में पानी नहीं मिलता, और राजस्थान में और गुजरात में। कहीं कहीं क्रमांक से पूछ दे। लेकिन आगे देखिएगा कि राजस्थान में 124 गांवों को पानी पूर्ति करता है नर्मदा नदी, जबकि गुजरात में 940 गांवों को और 9,490 यानी 9490 यानी कि 9,490 गाँव को पानी पूर्ति करता है, और 173 कस्बे के पानी पूर्ति करता है। कहीं गांव पूछते हैं NCERT Tier 4 में कि ये कितने गाँव को पानी पूर्ति करता है, तो राजस्थान में 124, और जबकि गुजरात में 9,490, और यहाँ 173 कस्बे को पानी पूरा करता है। इसलिए आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों आज 10th क्लास का चैप्टर 3 जो मैंने रिवीजन कराया ये था जल संसाधन, लेकिन इसका कुछ पार्ट्स रह गए हैं जो हम आने वाला दिन में पार्ट बी के रूप में कल हम इसका रिवीजन कराएंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन को दबाना ना भूलें, और कमेंट ज़रूर दें, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।